प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय रायपुर भीलवाड़ा की कक्षा बीए प्रथम वर्ष विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर द्वारा निर्धारित जुलाई माह के पाठ्यक्रम के अनुसार और महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम अनुसार आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आपके प्रथम प्रश्न पत्र में काव्य शास्त्र के जो विषय दिए गए हैं, अलंकार, छंद, रस, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष, हमने पिछली कक्षाओं में प्राय एक को यानी काव्य दोष को छोड़ करके बाकी सभी विषयों का विस्तार से ऑनलाइन कक्षाओं में अध्ययन कर लिया है। आज हम काव्य दोष पर चर्चा करने जा रहे हैं। काव्य दोष लगभग आपके जो पाठ्यक्रम में प्रमुख काव्य दोषों की चर्चा की गई है कि प्रमुख काव्य दोष, और परीक्षा में जो प्रश्न आता है सबसे पहले मैं उसको बता देना चाहता हूँ कि काव्य दोष या शब्द शक्ति या काव्य गुण या अलंकार आदि पे जो प्रश्न बनता है वो केवल मात्र 10 अंकों का एक प्रश्न होता है, और वो भी अथवा में 5-5 दो भागों में बटा होता है, और फिर उनमें भी और अथवा दिया होता है। जैसे काव्य दोष के ऊपर जो प्रश्न बनता है वो है कि काव्य दोष को परिभाषित करते हुए किन्हीं 2 काव्य दोषों को विस्तार से समझाइए। यानी केवल 2 काव्य दोष आपके आएंगे, वो आपकी इच्छा पे हैं, आपकी चॉइस पे हैं कि किन्हीं 2 काव्य दोषों का आप वर्णन कर दीजिए वहाँ पर परिभाषा देते हुए। तो अब यहाँ हम जो पढ़ रहे हैं 2 कक्षाओं में इनको हम पढ़ेंगे, 2 ऑनलाइन कक्षाओं में आपके काव्य दोष का अध्यापन मैं करवा रहा हूँ। तो यहाँ जो काव्य दोष की प्रमुख भूमिका है मैं उसके ऊपर चर्चा कर रहा हूँ। हालांकि ये इतना लिखने की आपके इस बीए प्रथम वर्ष में इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी यदि काव्य दोष को परिभाषित करना हो तो एक परिभाषा पर्याप्त है, क्योंकि आपके पास अन्य जो प्रश्न होते हैं उस पर समय अधिक देना। ये केवल एक 5 अंकों का आएगा और 5 अंकों के अनुसार ही आपको 1 या 1.5 पृष्ठ में आपको इसको लिखना है। तो देखिए काव्य दोष, हम चलते हैं। काव्य दोष की जो परिभाषाएं दी गई है वो है, आचार्य वामन ने इसको परिभाषित करते हुए लिखा है, गुणाम विपर्यात्मानो दोषा, अर्थात जो गुणों के जो विपरीत होते हैं उनको दोष कहा जाता है, यानी गुणों के विरोधी ही काव्य दोष है। आचार्य मम्मट ने इसको परिभाषित करते हुए लिखा है, मुख्यार्थ हत्तिर दोषो, यानी मुख्य अर्थ को हानि पहुंचाने वाले, मुख्य अर्थ में बाधा पहुंचाने वाले तत्व काव्य दोष हैं। श्रीपति कवि ने भी इसको परिभाषित करते हुए लिखा है, जो पदार्थ के दोष थे आचे कवित नासाई, अर्थात जिन दोषों से आचे कवित अच्छी कविता नसाई नष्ट हो जाती है, दूषण तासो कहते हैं, उन्हीं को ही काव्य दोष कहते हैं। श्रीपति पंडित राय, यानी श्रीपति पंडित कवि के अनुसार। अब हम इसकी सामान्य परिभाषा, इन ऊपर की तीनों परिभाषाओं को इसमें सम्मिलित करते हुए हम इसकी मुख्य परिभाषा दे सकते हैं। यानी काव्य दोष उन तत्वों को कहते हैं जिससे मुख्य अर्थ का अपकर्ष हो, मुख्य अर्थ में बाधा उपस्थित हो, यानी जिससे अच्छी कविता नष्ट हो जाती है, यानी जो रसानुभूति करने में अड़चन बनने वाले या बाधक बनने वाले तत्वों को काव्य दोष कहते हैं। अब आपको परीक्षा में केवल इनमें से कोई एक परिभाषा दे करके आपको अपनी बात कह देनी है, जिससे पूरे में से पूरे अंक आपके आ सकते हैं। कुछ हम आगे चलते हैं। जैसे काव्य दोषों के जो भेद किए गए हैं, कुछ ने शब्दगत दोष माने हैं तो कुछ ने अर्थगत, कुछ विद्वानों ने रसगत, कुछ विद्वानों ने 3-3 प्रकार किए हैं तो कुछ ने 4-4 प्रकार भी किए हैं, लेकिन ये कोई निश्चित नहीं हो पाए हैं। शब्दगत विद्वानों ने जो दोष माने हैं उन सभी को मिलाकर के संख्या उनकी 37 प्रकार के शब्दगत दोष होते हैं, जो केवल शब्दों के प्रयोग मात्र से या अनुचित प्रयोग मात्र से वो दोष हो जाते हैं। इसी तरह से अर्थगत दोष, यानी वाक्य में जब अर्थ ग्रहण करते हैं तो उन दोषों की संख्या भी 23 बताई गई है काव्य शास्त्र में। और फिर है तीसरा रसगत दोष, ये भी 10 प्रकार के बताए गए हैं, जब रसानुभूति
करते हैं, किसी काव्य, नाटक, एकांकी आदि को हम जब विधाओं को पढ़ते हैं तो उसमें रस में बाधा उपस्थित होती है, अड़चन होती है, तो उनको हम रस दोष कहते हैं। इनके अलावा दोषों की कुछ चौथे भेद के रूप में भी वर्णगत दोषों की भी चर्चा की जाती है, लेकिन ये आपके परीक्षा के लिए इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके सिर्फ मात्र काव्य दोष को परिभाषित करना, तो इनमें से कोई एक या दो परिभाषा जो आपको सरल लगती है वो आप याद कर लीजिए, विद्वान के नाम सहित आपको परिभाषा वहाँ पर परीक्षा में लिखनी है। अब जो आपकी सिलेबस के अनुसार के प्रमुख काव्य दोष, जैसे कि शब्दगत दोषों की ओर हम चलते हैं तो श्रुति कटुत्व, ग्राम्यत्व, अश्लीलत्व, च्युत संस्कृति, इसी तरह से हम आते हैं ये अर्थ दोष, दुष्कर्मत्व, अकर्मत्व, न्यून पदत्व, क्लिष्टत्व, अधिक पदत्व, पुनरुक्त, ये कुल मिलाकर के आपके 10 जो काव्य दोष हैं, प्रमुख काव्य दोष बनते हैं। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में हम केवल जो शब्दगत दोष हैं इन 4 का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। आचार्य मम्मट ने जो काव्य दोषों को जो निर्धारित किया है वो है शब्दगत, अर्थगत और रसगत। ये 3 प्रकार आचार्य मम्मट ने माने हैं। अब हम मुख्य बिंदु पे आते हैं। काव्य दोष जो हैं उनकी कुछ भूमिका के बारे में, जैसे मैंने कहा कि 1 या 2 परिभाषाएं जैसे यहाँ पर भी दे रखी है, इन परिभाषाओं में से कोई भी आप 2 परिभाषाएं ले सकते हैं। आचार्य विश्वनाथ जी ने काव्य को परिभाषित करते हुए लिखा है कि रसात्मक वाक्य काव्यम, यानी रसयुक्त वाक्य को ही काव्य कहा जाता है। ये काव्य दोष की परिभाषा नहीं है, ये काव्य की परिभाषा है कि काव्य किसे कहते हैं। जो काव्य दोषों की जो 2 परिभाषाएं वो नीचे हैं, देखिए आप दूसरे नंबर पे। एक तो मुख्यार्थ हतिर दोष, अर्थात मुख्य अर्थ को हानि पहुंचाने वाला या मुख्य अर्थ में बाधक बनने वाला तत्व काव्य दोष कहलाता है आचार्य मम्मट के अनुसार। उद्वेग जन को दोष, यानी अग्नि पुराण के रचयिता जयदेव जी ने ये लिखा है, उद्वेग का मतलब होता है अड़चन, बाधा, जन को दोष अर्थात मनुष्य की रसानुभूति में बाधक बनने वाले तत्व काव्य दोष हैं। जिस प्रकार अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं और काव्य गुण आंतरिक सौंदर्य की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो जिससे काव्य की शोभा घटती है या भाव संप्रेषण में बाधा उत्पन्न होती है या रसानुभूति करने में अड़चन आती है, तो उन्हें काव्य दोष कहा जाता है। यानी सीधी सीधी परिभाषा हो गई, पाठक की रसानुभूति में या पाठक की रसानुभूति के कार्य व्यापार में बाधक बनने वाले, अड़चन उत्पन्न करने वाले 2 तत्वों को काव्य दोष कहा जाता है। यानी काव्यानंद में बाधक तत्व ही काव्य दोष हैं। काव्यानंद यानी काव्य का जब आनंद प्राप्त करते हैं तो उसमें बाधक बनने वाले तत्व ही काव्य दोष हैं। ये एक सामान्य परिभाषा है, आप इसको परीक्षा में परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं। जैसे सुंदर शरीर में पंगुत्व यानी विकलांगता, कोई शरीर का कोई अंग प्रत्यंग, हाथ, पैर, नाक, मुख आदि विकल हो, विकलांग हो जाए, कुछ कमी हो जाए, दोष तो क्या होता है कि ये जो पंगुत्व आदि जो दोष होते हैं वो शरीर के सौंदर्य को नष्ट कर देते हैं। उसी प्रकार ये जो दोष बताए गए हैं, शब्द दोष, अर्थ दोष, रस दोष, ये दोष भी क्या होता है कि काव्य सौंदर्य के आकर्षण को घटा देते हैं, कम कर देते हैं, जिससे पाठक इसकी ओर आकृष्ट नहीं हो पाता है। अतः सभी आचार्यों ने इन काव्य दोषों को त्याज्य माना है, इनको नकारा है, ताकि रस जो काव्य की आत्मा है और रसानुभूति करने में पाठक के समक्ष कोई बाधा उत्पन्न न हो, इसलिए कविगण प्राय इन काव्य दोषों का प्रयोग न करें। अतः काव्य के उद्देश्य में व्यवधान डालने वाले तत्व या मुख्य अर्थ को अपकर्ष करने वाले या मुख्य अर्थ में हानि पहुंचाने वाले, या एक तरह से हम कह सकते हैं कि रसानुभूति के उद्देश्य में बाधक बनने वाले तत्व ही काव्य दोष हैं। अभी तक आपकी ये भूमिका चल रही थी कि काव्य दोष को परिभाषित करना, काव्य दोष का अर्थ इसमें आ गया है और इसकी परिभाषा इसमें आ गई है, काव्य दोष किसे कहते हैं। तो आपको संक्षिप्त रूप में इनमें से सारांश रूप में आपको लिखना है। एक परिभाषा और है आपके सामने जो पिछले पृष्ठ पे भी हमने देख लिए हैं। जा पदार्थ के दोष थे, यानी जिन पदार्थों के दोषों से अच्छी कविता नशाई या अच्छी कविता नशाई या नष्ट हो जाती है, ये श्रीपति कवि के अनुसार ये परिभाषा है। दूषण तात्व कैसे, उन्हीं को हम दोष कहते हैं जिनसे अच्छी कविता नष्ट हो जाती है। अब जो काव्य दोषों की जो संख्या है, विद्वान 4 भागों में इन्हें विभक्त करते हैं। कुछ शब्दगत दोष हैं, तो कुछ अर्थगत दोष हैं, कुछ वाक्य दोष हैं, तो कुछ रस दोष हैं। आज हम आपके केवल 4
काव्य दोषों की चर्चा हम करेंगे। पहला है श्रुति कटुत्व दोष। ये शब्द दोष हैं, क्योंकि शब्दों के प्रयोग में कणकटु शब्दावली का प्रयोग करने से श्रुति कटुत्व दोष होता है। जब कोई रचना सुनने में अच्छी न लगे, परिभाषा को देखिए, जब कोई रचना सुनने में अच्छी न लगे, कणकटु हो, तब श्रुति कटुत्व दोष माना जाता है। श्रुति का अर्थ है सुनना और कटुत्व का अर्थ है कड़वापन, यानी भावानुकूल रचना न होने के कारण ये दोष उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए श्रृंगार रस की रचना में जैसे संयुक्त अक्षरों का प्रयोग कर दिया जाए, या ट वर्ग ट ठ ड ढ आदि इन कणकटु शब्दों का प्रयोग कर दिया जाए, तो ये दोष उत्पन्न होता है। और यही संयुक्त अक्षर और ट वर्ग का प्रयोग वीर रस की कविता में गुण माना जाता है। जैसे यहाँ एक उदाहरण देख रहे हैं, घट घट घटित गनोही, दुख अट अट चट चट चटकत सुहागिन की बलियाँ। अब यहाँ पर स्थायी वियोग श्रृंगार है, यानी नायिका के पति का जैसे देहांत हो गया है और उसके बाद में चट चट चटकत सुहागिन की बलियाँ, पहले वो सुहागन थी और अब वो विधवा हो गई है, तो उसके जो सुहाग के प्रतीक जो चिन्ह हैं, चूड़ियाँ वगैरह, वो चट चट की आवाज़ के साथ में वो टूट रही है। जैसे जैसे वो टूटती हैं तो वहाँ उपस्थित जन समुदाय, ये जो लोग हैं, घट घट घटित यानी प्रत्येक घट 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 यानी हृदय हृदय में, घटित यानी उत्पन्न हो रहा, घनोयन बहुत अधिक, दुख अट अट यानी असहनीय दुख लगातार उनके हृदय में बढ़ता जा रहा है। और यहाँ सहायक रस है, यहाँ पर करुण रस, शोक जिसका स्थायी भाव है। तो एक तरह से यहाँ पर वियोग, स्थायी वियोग श्रृंगार में यहाँ पर घट घट ये संयुक्त अक्षरों का प्रयोग है। ट वर्ग इसमें बार बार आ रहा है, चट चट अट अट और घट घट ये जो शब्द आ रहे हैं ये संयुक्त अक्षर हैं। और टे वर्ण कणकटु शब्दावली का प्रयोग होने से यहाँ पर श्रुति कटुत्व दोष है। अगला एक उदाहरण देखिए, कात्यार्थी तब होंगी मिली है जब प्रिय आए। ये सबसे ऊपर भी लिखा हुआ है यहाँ पर हेडिंग में भी, कात्यार्थी तब होंगी मिली है जब प्रिय आए। कात्यार्थी शब्द सुनने में ऐसा लगता है ये कणकटु है। कात्यार्थी यानी एक तरह से कत्ल करने वाला, इस तरह से हम अर्थ ले रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ है कात्यार्थी, अर्थात मेरा जीवन तब सफल होगा, मैं तब सफल होऊंगी जब मेरी प्रीतम मेरे से आकर के मिलेंगे। अगला तीसरा उदाहरण देखिए, जब सब जाति फटी दुख की दुपट्टी, कपटी न रहे जहाँ एक घटी। ये आचार्य केशवदास जी की रामचंद्रिका नामक जो पुस्तक उन्होंने लिखी है, महाकाव्य, उनका एक पद है, अंश मात्र है यहाँ पर, पंचवटी वर्णन है इसमें कि श्री राम के पंचवटी में निवास करने से सब जाति फटी, अर्थात जाति पाति के बंधन सब समाप्त हो गए, फट गए। दुख की दुपट्टी, जो दुखों का जो पर्दा था वो हट गया है। कपटी न रहे जहाँ एक घटी मतलब एक घड़ी, क्षण भर भी चल कपट करने वाला व्यक्ति वहाँ पर नहीं टिक सकता। अब देखिए यहाँ पर शांत रस का वर्णन है, भक्ति से संबंधित वर्णन है, तो टे वर्ण का बार बार कणकटु शब्दावली का प्रयोग होने के कारण यहाँ पर श्रुति कटुत्व दोष। इसी तरह से चक्की चक्की प्रिय सामूह, लक्खी लक्खी ये रूप, यहाँ पर ये लक्खी लक्खी में भी द्वित्व वर्ण आ रहे हैं, चक्की चक्की में भी द्वित्व वर्ण संयुक्त अक्षरों का प्रयोग है, और यहाँ से संयोग श्रृंगार रस हैं, तो ये कानों में खटकता है। इसी तरह से अगला उदाहरण देखिए, सड कोपाचार्य सांडिल्य धधक कर, चिल्लाए शेषा दांत भींच कर। यहाँ कानों में कड़वा रस भरने वाले शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे एक तरह से चिल्लाना, दांत भींचना, ये कणकटु शब्दावली है, यहाँ पर भी ये श्रुति कटुत्व दोष है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ कम से कम 5-6 उदाहरण आपके सामने हैं, और इनमें से जो अच्छा लगता है आपको उनमें याद करके परीक्षा में कोई भी दे सकते हैं। वैसे ये घट घट घटित गनोई एक उदाहरण ये देख सकते हो, कात्यार्थी तो होंगी मिलिए जब प्रिय आई, ये भी दे अच्छा उदाहरण है। तीसरा ये भी ठीक है, सब जाति फट्टी दुख की दुपट्टी, कपटी न रह जाए एक घटी, ये एक उदाहरण भी बहुत अच्छा है। तो कोई सा भी जो आपको सरल लगता है एक उदाहरण देना पर्याप्त है, और एक काव्य दोष में उसको परिभाषित करके एक उदाहरण देकर के उसको समझाना 2.5 अंक का एक आपके आ जाएंगे, 2.5 अंक आपके आ जाएंगे। और दूसरे काव्य दोष को भी परिभाषित करके एक उदाहरण देंगे तो 2.5 अंक उसमें आ जाएंगे। 5 अंकों का एक मात्र एक प्रश्न आपका आता है। दूसरे काव्य दोष की ओर हम चलते हैं, अश्लीलत्व। इसमें शब्द में इसकी परिभाषा छुपी हुई, जैसे पहले श्रुति कटुत्व, सुनने में कटु लगने वाले वर्णों का प्रयोग हो तो श्रुति कटुत्व दोष। अश्लीलत्व यानी अश्लीलता उत्पन्न करने वाले, लज्जा सूचक, घृणा सूचक या अमंगल सूचक शब्दों का जहाँ पर प्रयोग हो वहाँ अश्लीलत्व दोष माना जाता है। जैसे मीची आँख प्रिय की झपकी, मुरी मुस्कानी बाल, यानी वह नायिका मुस्कुराते हुए जैसे ही मुड़ी
तो एक तरह से मिची आँख प्रिय की झपकी, यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पर अनुभव है, हाव भाव है। नायिका मुड़ी तो नायक ने आँख से इशारा किया, यानी एक आँख बंद की। तो अब यहाँ पर कवि ने इसको आँख मीचना लिखा है, जबकि आँख मीचना तो मरने के लिए प्रयुक्त होता था, तो है मंगल सूचक। इसी तरह से दूसरा उदाहरण देखिए, रावण के दरबार में स्थित अंगद का पाद। यहाँ पाद शब्द मंगल सूचक है। हम दैनिक जीवन में शब्द को सुनते हैं तो अश्लीलता महसूस करते हैं। इसी तरह कैसे कहते हो इस द्वार पर फिर से न आऊँ, यहाँ द्वार शब्द अश्लीलता सूचक है। लगे थूक कर चाटने इतनी जल्दी आप, ये सभी अलग अलग उदाहरण है एक एक पंक्ति के। लगे थूक कर चाटना, ये घृणा सूचक है, थूक करके फिर उसको चाटना यानी अपनी बात से मुकरना, हार मान लेना। एक उदाहरण और है, कत प्रिय मोर पूछब बात, कत पयोधर देव हाथ। अभी विद्यापति कवि का अश्लील श्रृंगार वर्णन एक तरह से यहाँ है कि कब मेरे प्रियतम मेरे से बात करेंगे, श्रृंगार की बातें। कत पयोधर देव हाथ, यानी कब मेरे पयोधर यानी उरोज पर वो हाथ रखेंगे, यानी मुझे मेरे छाती पे हाथ रख के मुझे दिलासा दिलाएंगे। इस तरह से यहाँ पर भी अश्लीलता महसूस होती है। एक उदाहरण और देखिए, लरिका लेबे के मिशन लंगर मो ढिंग आए, यानी झूला झूलते हुए नायक जो है, नायिका दूर खड़ी है और झूला झूलने के बहाने वो नायक नायिका के पास लंगर मो ढिंग, ढिंग यानी पास में, लंगर यानी झूले झूलते हुए पास में आए। गयो अचानक आंगुरी छाती छेल छवाए, और अचानक ही वो उस नायिका की छाती को छू करके चला जाता है। तो यहाँ पर इसको जब सुनते हैं तो स्त्री पुरुष एक तरह से लज्जा का अनुभव करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर भी इस अश्लीलत्व दोष में भी कम से कम 5-6 उदाहरण आपके सामने हैं। जो भी आपको आसान लगते हैं इनमें से 1 या 2 उदाहरण परीक्षा में देना पर्याप्त होगा, पूरे में से पूरे अंक आपके आ सकते हैं। तीसरा काव्य दोष देखिए, च्युत संस्कृति दोष, यानी इसका सीधा सीधा तात्पर्य है कि जहाँ व्याकरण के नियमों के विरुद्ध काव्य रचना की जाए वहाँ च्युत संस्कृति दोष होता है। यानी कहने का तात्पर्य किसी भी पद का प्रयोग व्याकरण के नियमों के खिलाफ जाकर के हम कर देते हैं। जैसे एक पहला उदाहरण देखिए, मरम बचन जब सीता बोला। अब बोला शब्द यहाँ पर सीता शब्द तो स्त्रीलिंग है, बोला शब्द पुल्लिंग क्रिया प्रयुक्त हो गई। तो यहाँ पर इस बोला को भी बोली होना चाहिए, सीता बोली स्त्रीलिंग क्रिया के रूप में प्रयोग होना चाहिए। तो ये यहाँ पर च्युत संस्कृति दोष हैं, व्याकरणगत दोष हैं। दूसरा एक उदाहरण देखिए, राजद्वार से हाथी जाती है। हाथी शब्द तो पुल्लिंग है, अब यहाँ पर जाता है होना चाहिए, यहाँ पर भी व्याकरणगत दोष यानी च्युत संस्कृति दोष हो गया। तीसरा एक उदाहरण देखिए, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदारू 2-4 खड़े। यहाँ देवदारू के जो पेड़ होते हैं उनको तपस्वी जैसा लंबा बताया गया है, जबकि देवदारू पेड़ तो बहुत लंबे होते हैं, मनुष्य से तो कम से कम 5-6 गुना लंबे होते हैं। लेकिन यहाँ पर अशुद्ध प्रयोग किया गया, व्याकरण के नियमों के खिलाफ जाकर के कवि ने प्रयोग कर देने के कारण च्युत संस्कृति दोष है। इसी तरह से अगला उदाहरण देखिए, पढ़ लिख सीता विद्वान बनी। स्त्री के लिए विद्वान बनना अनुपयुक्त है, पुरुष के लिए विद्वान शब्द होता है और स्त्री के लिए विदुषी शब्द होता है। तो यहाँ पर भी व्याकरण के नियमों का गलत प्रयोग है। फूलों की लावण्यता देती है आनंद। अब ये देखिए, लावण्यता जो शब्द होती है लवण शब्द से बना है। इसमें भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए या तो ता प्रत्यय या यह प्रत्यय लवण शब्द में जुड़ता है, या तो लवणता सही होता है या लावण्य सही होता है। तो एक तो व्याकरणिक नियम यहाँ पर भी अशुद्ध रूप में प्रयुक्त हैं, और दूसरा जो लावण्यता जो शब्द है वो स्त्रियों की सुंदरता के लिए प्रयोग किया जाता है, फूलों के लिए तो मात्र सुंदरता शब्द का ही प्रयोग होता है। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि 5-6 उदाहरण आपके सामने हैं च्युत संस्कृति दोष में। यदि ये परीक्षा में आता है तो इनमें से कोई भी 2 उदाहरण आप दे सकते हैं। च्युत संस्कृति का सीधा सीधा तात्पर्य हो गया, यहाँ पर व्याकरणिक नियमों के खिलाफ जाकर के कवि काव्य रचना करता है, या व्याकरणिक नियमों का किसी काव्य रचना में सही प्रयोग नहीं होता है, तो वहाँ च्युत संस्कृति दोष होता है। अब आते हैं हम चौथा, आज की इस कक्षा का अंतिम काव्य दोष हम इस ऑनलाइन कक्षा का, फिर अगली क्लास में हम काव्य दोष भाग 2 यानी बाकी बचे हुए 5-6 काव्य दोषों का हम अध्ययन करेंगे। ग्राम्यत्व दोष देखिए, जहाँ गाँव इस शब्द में ही परिभाषा छिपी हुई, ग्राम्यत्व यानी ग्रामीण शब्दावली का जहाँ पर प्रयोग हो, गंवारू, प्रांतीय, असंस्कृत भाषा के शब्दों का जहाँ पर प्रयोग किया जाए वहाँ पर ग्राम्यत्व दोष होता है। जैसे भोजन बनावे नीको ने लागे, नीको, नीको शब्द होता है अच्छा। पाव पर दाल में सवा पाव नूनवा, नूनवा हम बोलते हैं लूण, दाल में या सब्जी में लूण कम है, तो ये नूनवा जो शब्द है और नीको जो ये दोनों जो शब्द हैं ये एक तरह से ग्रामीण शब्दावली के हैं, इसलिए ग्राम्यत्व दोष। अगला उदाहरण देखिए, एरे ब्रजचंद्र
एरे ब्रज चंद तेरे मुख की चकोर हूँ मैं। एरे शब्द ये हम संबोधन देते हैं। एरे, एरे घनश्याम तेरे रूप की हूँ चातकी। घनश्याम और ब्रजचंद ये कृष्ण के लिए प्रयुक्त हो रहा है, और उसको एरे एरे बोलना तो ये ग्रामीण शब्दावली हो गई। तो एरे शब्द ग्रामीण बोलचाल का होने के कारण यहाँ पर ग्राम्यत्व दोष हैं। शिशिर सा झर नैनों का नीर, जुलस देता गालों के फूल। यहाँ पर जुलस और गाल यानी एक तरह से गाल कपोल होना चाहिए यहाँ पर, और जुलस और गाल ये दोनों ही शब्द ग्रामीण शब्दावली के, इसलिए ग्राम्यत्व दोष। तीसरा उदाहरण देखिए, मूड पे पाग विराजती श्याम के। मूड, अब ये मूड शब्द यहाँ पर अशुद्ध एक तरह से ग्राम्य शब्दावली का प्रयोग हो गया। पड़े खटोले में रे नींद ने आई राती। जटोले या खटोले, खटोला सही होना चाहिए यहाँ पर। पड़े खटोले में रे नींद ने आई राती, यानी रस्सी वगैरह का बना हुआ ढीला ढाला पलंग जो होता है उसमें रात भर सोते रहते तो नींद नहीं आई। तो यहाँ जटोला या खटोला ये जो शब्द है ये ग्रामीण शब्दावली का है। सब सैनिक तब सूत रहे। अब यहाँ पर सूत, सूत शब्द एक तरह से बलिदान हो जाने के संदर्भ में आता है, लेकिन सूत रहे, सूत यानी सोने शब्द के रूप में इसको प्रयोग किया, ये भी एक ग्राम्यत्व दोष की श्रेणी में आता है। एक अंतिम उदाहरण इसका हम यहाँ देख रहे हैं। पेक पेक पर कुआ बावड़ी, साजी बेटक और पावरी, और कुंड बहु ठावई ठाव, ओ सब तीरथ तिनके नाव। ये मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा हुआ जो पद्मावत है उसका एक खंड मानसरोवरक वर्णन खंड से ये है, सिंगल द्वीप वर्णन खंड कह सकते हैं हम। तो ये मानसरोवर वर्णन का है। और पेग पेग पर यानी पैरों पैरों पर कुआ बावड़ियाँ वहाँ पर सजी हुई है। साजी बैठक और पावरी यानी पाँव रखने की सीढ़ियाँ वहाँ पर बनी हुई है, और बैठक वहाँ पर है, बैठने की सीढ़ी जगह वहाँ पर बनाई हुई है। ओ कुंड बहु ठावई ठाव, कुंड पानी भरे हुए कुंड भी वहाँ पर जगह जगह, ठावई ठाव यानी जगह जगह पर वहाँ पर सबके लिए वो तीर्थ स्थान बना हुआ है। मानसरोवर के चारों ओर का वातावरण का यहाँ पर वर्णन है। तो यहाँ पर पेग पेग ये ग्रामीण शब्दावली है, और पावरी पाँव के लिए कहा जा रहा है, सीढ़ियों के लिए ये भी ग्रामीण शब्दावली। ठावई ठाव ये भी ग्रामीण शब्दावली का यहाँ पर प्रयोग है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा का हम यहीं समापन करते हैं। अगली क्लास में हम बाकी शेष बचे हुए काव्य गुणों पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।